नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, ऑटवन डिजिटल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं आपका मैथ टीचर अरविंद शर्मा। बेटा आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी बुक्स के मैथ के चैप्टर फर्स्ट समुच्चय की। बेटा समुच्चय होता क्या है, आइए देखते हैं। बेटा हमारे पास है चैप्टर समुच्चय सेट्स, ठीक है बेटा। हमारे पास बेटा ध्यान दीजिएगा, वर्तमान समय में गणित के अध्ययन में समुच्चय की परिकल्पना आधारभूत है। जो समुच्चय है वो वर्तमान समय में गणित के अध्ययन में समुच्चय की परिकल्पना आधारभूत है। आजकल इस परिकल्पना का प्रयोग गणित की सभी शाखाओं में होता है। सभी शाखाओं में होता है। समुच्चय का प्रयोग संबंध एवं फलन को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। जो समुच्चय है बेटा, उसका जो प्रयोग है वो संबंध और फलन को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। समुच्चय का जो प्रयोग है उसमें जो हमारे पास ज्यामिति, अनुक्रम और प्रायिकता आदि के अध्ययन में समुच्चय के ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। जो समुच्चय है वो गणित के अध्ययन में, वर्तमान समय में गणित के अध्ययन में समुच्चय की परिकल्पना आधारभूत है। आजकल इस परिकल्पना का प्रयोग गणित की प्राय सभी शाखाओं में होता है। समुच्चय का प्रयोग संबंध एवं फलन को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। ज्यामितीय, अनुक्रम, प्रायिकता आदि के अध्ययन में समुच्चय के ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। समुच्चय सिद्धांत का विकास जर्मन गणितज्ञ थे जॉर्ज कांटर द्वारा किया गया था। त्रिकोणमितीय श्रेणी के प्रश्नों को सरल करते समय उनका समुच्चय से पहली बार परिचय हुआ था। इस अध्याय में हम समुच्चय से संबंधित कुछ मूलभूत परिभाषा और संक्रियाओं पर विचार करेंगे। बेटा ये थी हमारे पास में समुच्चय की भूमिका। समुच्चय में हमारे पास जो गणित है, गणित की सभी शाखाओं में समुच्चय का प्रयोग होता है। जो जर्मन गणितज्ञ थे जॉर्ज कैंटोर, उन्होंने त्रिकोणमितीय श्रेणी के प्रश्नों को सरल करते समय समुच्चय पर ध्यान दिया। समुच्चय का जो प्रयोग है वो आपका संबंध फलन को परिभाषित करने में और ज्यामिति, अनुक्रम, प्रायिकता आदि के अध्ययन में होता है। बेटा समुच्चय होता क्या है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए बेटा, हमारे पास आज का टॉपिक सेट समुच्चय। समुच्चय क्या होता है बेटा? समुच्चय वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह है। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह या समूह क्या कहलाता है बेटा? समुच्चय कहलाता है। वस्तुओं का सुपरिभाषित वेल डिफाइंड कलेक्शन, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह या समूह समुच्चय कहलाता है। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह या समूह क्या कहलाता है बेटा? समुच्चय कहलाता है। वेल डिफाइंड कलेक्शन जो है वो आपका सेट है, ठीक है बेटा। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह या समूह समुच्चय कहलाता है। अब बेटा जो समुच्चय है, समुच्चयों को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा निरूपित किया जाता है। बड़े अक्षरों द्वारा निरूपित किया जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला के जो छोटे अक्षर होते हैं बेटा, छोटे अक्षरों को अवयवों का निरूपण किया जाता है। अवयवों का निरूपण किया जाता है। बेटा आपको ध्यान देना है, हमारे पास था समुच्चय। जो जर्मन गणितज्ञ थे जॉर्ज कैंटोर,
उन्होंने त्रिकोणमितीय प्रश्नों को हल करते समय इस पर ध्यान दिया। वैसे तो समुच्चय का जो प्रयोग है, समुच्चय का प्रयोग संबंध और फलन को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। ज्यादातर अब हम ज्यामितीय, आपके जो त्रिकोणमितीय फलन है या आपके पास अदर प्रायिकता, इन सभी को परिभाषित करने या इन क्वेश्चनों में इसे यूज किया जाता है। तो बेटा सुपरिभाषित संग्रह होता क्या है? उसने कहा वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह आपका क्या कहलाता है? सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह या समूह समुच्चय कहलाता है। समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा निरूपित किया जाता है, अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से अवयवों का निरूपण किया जाता है। तो बेटा जैसे सुपरिभाषित संग्रह की बात है, मैं आपसे कहूं कि वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला की, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों का समूह। तो बेटा जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं वो बेटा आपके सुपरिभाषित है। अगर मैं इसे ए से डिनोट करूं तो अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर बेटा, जैसे आपके पास स्मॉल ए, स्मॉल बी, सी, डी, कहां तक बेटा? वाई, जेड। तो ये परिभाषित है, सभी को पता, ए से जेड तक अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षर होते हैं। तो इसने कहा था वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह या समूह समुच्चय कहलाता है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों का जो समूह है, ग्रुप है, वो आपका सेट है। हमने भी आपसे बताया कि समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा निरूपित किया जाता है। तो ए को निरूपित करेंगे, ए से निरूपित करेंगे सेट को कैपिटल ए से। अब इसके अंदर जो हम अवयव लिखेंगे वो आप छोटे अक्षरों में लिखोगे, स्मॉल लेटर्स में। तो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, ये सब आपके क्या हैं? ये आपके लेटर्स हैं। ठीक है बेटा। तो हमने कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों का समूह क्या है? वो आपका बेटा सेट है। ठीक है। हमारे पास में आता है समुच्चयों का निरूपण। समुच्चयों का निरूपण, समुच्चय का जो निरूपण है वो दो विधियों से किया जाता है। समुच्चयों का निरूपण दो विधियों से किया जाता है। जैसे हमारे पास में पहली विधि है, पहली विधि को हम कहते हैं तालिका विधि या रोस्टर विधि या सूचीबद्ध विधि। इसके जो नाम है वो तीन है, तालिका विधि, रोस्टर विधि या फिर सूचीबद्ध विधि। क्या होता है बेटा? इस विधि द्वारा किसी समुच्चय को निरूपित करने के लिए उस समुच्चय के समस्त अवयवों को मंझले कोष्ठक के अंदर अलग अलग लिखकर प्रत्येक दो अवयवों के बीच अर्धविराम लगा देते हैं, अर्धविराम लगा देते हैं। जो हमारे पास समुच्चय का निरूपण है उसको निरूपण करने के लिए हमारे पास दो विधियां हैं। नंबर एक तालिका विधि, जिसका दूसरा नाम है रोस्टर विधि या सूचीबद्ध विधि। होता क्या बेटा? इस विधि में, इस विधि द्वारा किसी समुच्चय को निरूपित करने के लिए, इस विधि द्वारा किसी समुच्चय को निरूपित करने के लिए उस समुच्चय के समस्त अवयवों को मंझले कोष्ठक के अंदर अलग अलग लिखकर प्रत्येक दो अवयवों के बीच अर्धविराम लगा देते हैं। जैसे बेटा एग्जाम्पल की मैं बात करूं, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समूह, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समूह। तो बेटा जैसे इसे मैं कैपिटल लेटर्स ए से डिनोट करूं तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं जिनकी गिनती 1 से प्रारंभ होती है, जो काउंट नंबर है वो आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो आपके पास में 1, 2, 3, 4, 5। उसने आपसे क्या बताया बेटा? उसने आपसे कहा था कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समूह, प्रथम 5 यानी कि 1 से लेके 5 तक। तो ये आपके पास क्या है? 1 से 5 तक परिभाषित है और फिर 1 से 5 तक आपको क्या बताया? हमें तालिका विधि में लिखना है। किन्हें? प्राकृतिक संख्याओं को। तो हमारे पास क्या हुआ बेटा? प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समूह वो हमारा सेट है क्योंकि परिभाषित है। तालिका विधि, रोस्टर विधि, सूचीबद्ध एक ही नाम है। और इस विधि में क्या करते हैं? मंझले कोष्ठक के अंदर सभी अवयवों को लिखा जाता है और प्रत्येक दो अवयवों के बीच में अर्धविराम कोमा लगा देते हैं। ठीक है बेटा। दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। जैसे आपसे कहा जाए
अंग्रेजी वर्णमाला के जो वोवेल्स होते हैं बेटा उनका समूह। तो सभी को पता बेटा कितने होते हैं, 5 होते हैं। अगर मैंने बी से डिनोट करूं तो क्या बनेगा, ए ई आई ओ यू। तो ये हमारे पास 5 है, परिभाषित है। वस्तुओं का जो सुपरिभाषित संग्रह है, जो वेल डिफाइंड कलेक्शन है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम समुच्चय कहते हैं। तो जो 5 होते हैं बेटा सभी को पता है, वोवेल्स जो होते हैं हमारे पास में, तो हमारे पास ये ए ई आई ओ यू। चलते हैं बेटा आगे नंबर 3 पर। तीसरा बेटा, अगर मैं कहूं आपसे सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो सभी प्राकृतिक संख्याओं को डिनोट करेंगे किससे, एन से। 1 से स्टार्ट होंगी, 1 2 3 4 डैश डैश इन्फिनिटी तक बेटा। तो ये हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास में तालिका विधि, रोस्टर विधि या सूचीबद्ध। चलिए बेटा नंबर 4, जैसे आपसे पूछा जाए कि सभी सम संख्याओं का समुच्चय, सभी सम संख्याओं का समुच्चय, तो आपके पास में ये भी क्या है बेटा, ये भी आपके पास परिभाषित है। ई से डिनोट करेंगे इवन नंबर्स बेटा, 2 4 6 8 डैश डैश बेटा। आपके पास जैसे एग्जांपल नंबर 5 की तरफ चले, सभी विषम संख्याओं का समुच्चय, तो क्या बनेगा, 1 3 5 7 डैश डैश। ठीक है बेटा, तो ये सभी हमारे पास किसके एग्जांपल है, तालिका विधि, रोस्टर विधि या सूचीबद्ध। समुच्चय के जो निर्माण किया बेटा वो 2 विधियां हमारे पास हैं। समुच्चय का जो निरूपण करने की हमारे पास कितनी विधि है बेटा, समुच्चय का निरूपण करने की हमारे पास 2 विधि हैं, जिसमें से हमारे पास में नंबर 1 है तालिका विधि या रोस्टर विधि या सूचीबद्ध। जो ज्यादातर नाम आता है वो तालिका विधि या रोस्टर विधि के नाम से आता है। तो हमारे पास जो तालिका विधि है वो क्या है, इस विधि द्वारा किसी समुच्चय को निरूपित करने के लिए, इस विधि द्वारा किसी समुच्चय को निरूपित करने के लिए उस समुच्चय के समस्त अवयवों को, जो उस समुच्चय के समस्त अवयवों को मंझले कोष्ठक के अंदर, जो करली ब्रैकेट होता है बेटा, मंझले कोष्ठक के अंदर अलग अलग लिखकर प्रत्येक 2 अवयवों के बीच में अर्धविराम लगा देते हैं, कोमा लगा देते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल था, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समूह, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समूह जो कैपिटल लेटर्स हैं उनसे निरूपित किया जाता है। तो अगर हम इसे ए से निरूपित करें, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या वे संख्या जिनकी गिनती 1 से प्रारंभ होती है, स्टार्ट होती है, जो काउंट नंबर है हमारे प्राकृतिक संख्या होती है। तो 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल नंबर 2 में हम चले बेटा, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समूह, वोवेल्स जो है हमारे पास में क्या होते हैं बेटा, वो ए ई आई ओ यू 5 होते हैं बेटा। सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, जो प्राकृतिक संख्या उन्हें हम एन से डिनोट करते हैं, 1 2 3 4 5 एन डैश डैश। सभी सम संख्याओं का समुच्चय, इवन नंबर्स, ई से डिनोट करेंगे, 2 4 6 8 डैश डैश। सभी विषम संख्याओं का समूह बेटा, ओ से डिनोट करें, 1 3 5 7। ये सब किसके एग्जाम्पल है बेटा, ये आपके एग्जाम्पल थे तालिका विधि के, रोस्टर विधि के, जिसका एक नाम और था सूचीबद्ध विधि। आइए बेटा बढ़ते आगे, हमारे पास में नंबर 2 है गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि, इसके भी बेटा हमारे पास में 2 नाम है, गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। इस विधि में समुच्चय को उसके अवयवों के उस गुण विशेष द्वारा निरूपित किया जाता है जो समुच्चय के सभी अवयवों में होता है। इस विधि में समुच्चय को उसके अवयवों के उस गुण विशेष द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जो समुच्चयों के सभी अवयवों में होता है। जो एक जैसा गुण सभी अवयवों में होता है उससे उसे क्या करते हैं बेटा, उससे उसे प्रदर्शित किया जाता है। जैसे हमारे पास में ये कोई सेट है आपके पास, ए ई आई ओ यू, तो बेटा इसको हम देखते ही डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये अंग्रेजी वर्णमाला के वोवेल्स हैं।
तो हम इसे गुण विधि से कैसे लिखेंगे बेटा? x सच दैट x अंग्रेजी एक, ठीक है बेटा। ये अगर मैं बात करूं आपसे इस एग्जांपल नंबर 1 की, तो आपसे जो कहा गया है वो ये कहा गया बेटा, ठीक है। इसमें मैं आपको बता दूं बेटा, ये आपकी तालिका विधि है और ये जो आपके पास है ये क्या है? आपकी गुण विधि है, समुच्चय निर्माण विधि है। किसके लिए बेटा? अगर आपसे एग्जांपल में लिया जाए अंग्रेजी वर्णमाला के सभी समूह, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समूह, अगर आपको इसे डिफाइन करना हो बेटा तालिका विधि में और गुण विधि में, तो तालिका विधि में तो अभी हमने पढ़ा था बेटा ए ई आई ओ यू। अगर हमें गुण विधि में पढ़ना है तो एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। जैसे हमारे पास में आ गया बेटा दूसरा एग्जाम्पल, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समूह। तो कैसे बनाएंगे बेटा? अगर हम इसे b से डिनोट करें, x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है। जो x है वो हमारा क्या है? n। x क्या है? प्राकृतिक संख्या, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो 1 से बड़े बराबर है और कहां तक है बेटा? 5 तक है। कहां तक है बेटा? 5 तक। उसने कहा था प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का, तो एक x का जो मान है वो 1 से बराबर है और फिर बड़ा है और कहां तक है? 5 तक है। अगर इसी बात को हम प्रदर्शित करें तालिका विधि में, रोस्टर में, तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 और आपका 5, 1 2 3 4 5। क्या कहा बेटा इसने? गुण विधि। हमारे पास में जो समुच्चय का निरूपण है, समुच्चय के निरूपण करने की 2 विधियां हैं। नंबर 1 गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। अब समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि में क्या होता है बेटा? इस विधि में समुच्चय को के अवयवों को, जो उसके अवयव हैं, उन्हें गुण विशेष द्वारा निरूपित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, जो समुच्चय के सभी अवयवों में होता है, जो समुच्चय के सभी अवयवों में होता है। एग्जाम्पल की बात करूं मैं, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समूह। जो स्वर है हमारे पास, जो वोवेल्स हैं, उनका जो समूह है, कलेक्शन है। तो अगर हम तालिका विधि में बात करें तो क्या बनेगा? ए ई आई ओ यू। और अगर हम गुण विधि में बात करें समुच्चय निर्माण में, तो एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, वोवेल्स है। ठीक है बेटा। दूसरा हमारे पास बेटा प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समूह, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समूह। तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के लिए क्या लिखेंगे गुण विधि में? एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है। जो x है वो किसे बिलोंग्स करेगा? n को बिलोंग्स करेगा, और 1 से बड़ा बराबर है x का मान और 5 से छोटा बराबर है। तो b में क्या बनेगा बेटा? 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा। अगर हम और बात करें तो हमारे पास जैसे तीसरे एग्जाम्पल की तरफ अगर हम चलते हैं, तो तीसरे एग्जाम्पल में हमारे पास क्या होगा बेटा? ध्यान दीजिए, तीसरे एग्जाम्पल में प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का समूह। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या, अगर बेटा मैं इसे b से डिनोट करूं, तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या, पहली अभाज्य संख्या क्या होती है बेटा? 2। फिर क्या होता है बेटा उसके बाद? 3। 3 के बाद क्या होता है? 5। 2 3 5। 5 के बाद बेटा 7, और 7 के बाद बेटा 11। ये आपके पास 5 अभाज्य हैं। अब हमें, ये तो हुई हमारे पास तालिका विधि, हमें किस में लिखना बेटा? समुच्चय निर्माण विधि में। एक्स सच दैट एक्स एक क्या है बेटा? अभाज्य संख्या है। x एक अभाज्य संख्या है तथा 2 से बड़ा बराबर है x का मान और 11 से छोटा बराबर है। 2 से बड़ा बराबर है
और 11 से छोटा बराबर। और कौन सी संख्या लेनी है हमें उसमें से? अभाज्य संख्या लेनी है। कौन सी संख्या लेनी है बेटा? अभाज्य संख्या। जैसे 2 अभाज्य संख्या, 2 के बाद आता है 3, 3 के बाद क्या आता है बेटा? 5। तो हमें 4 नहीं लेना है। उसने कहा x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या कहां से? 2 से 11 तक लेनी है बेटा हमें। आगे बढ़ते हैं बेटा। जैसे हमारे पास नंबर 4, अंग्रेजी वर्णमाला की सभी अक्षरों का समूह। अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर बेटा, अगर मैं इसे C से डिनोट करूं तो x सच दैट x अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर है। अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर है। या हम तालिका विधि में अगर हमें जाना होगा तो हम बताएंगे ABCD कहां तक बेटा? YZ। ठीक है बेटा। जैसे हमारे पास नंबर 5 की बात करें, प्रथम हम नंबर 5 में चलें। सभी भारत के सभी राज्यों का समूह, समुच्चय। तो क्या बनेगा बेटा? अगर डी से डिनोट करा जाए तो x सच दैट x भारत का एक राज्य, भारत का एक राज्य है। बेटा हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है समुच्चय। तो समुच्चय क्या बताया बेटा मैंने आपसे? जो समुच्चय है वो वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह है। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह या समूह समुच्चय कहलाता है। समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा निरूपित किया जाता है, कैपिटल लेटर्स द्वारा निरूपित किया जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला के जो छोटे लेटर्स होते हैं, जो स्मॉल लेटर्स हैं, छोटे अक्षर, उनसे हम समुच्चय के अवयवों को निरूपित करते हैं। समुच्चय को निरूपित करने की हमारे पास 2 विधियां थी। जो पहली विधि हमारे पास थी वो थी आपकी तालिका विधि, जिसका दूसरा नाम रोस्टर विधि या सूचीबद्ध विधि। इस विधि में क्या करते हैं बेटा? इस विधि में समुच्चय के सभी अवयवों को मंझले कोष्ठक के अंदर, इस विधि में समुच्चय के सभी अवयवों को मंझले कोष्ठक के अंदर लिखकर प्रत्येक 2 अवयवों के बीच अर्धविराम लगा देते हैं, कोमा लगा देते हैं। इसमें क्या होता है बेटा हमारे पास में? जैसे अभी हमने ये लिखा भारत के सभी राज्यों का समूह, तो बेटा इसे तालिका विधि में लिखना बड़ा कठिन है। तो इसके लिए हम विधि लेकर आए, फिर गुण विधि या फिर आपकी समुच्चय निर्माण विधि। बेटा अब हम आपको लेकर चलते हैं समुच्चय के विभिन्न प्रकार पर। हमारा बेटा पहला टॉपिक है रिक्त समुच्चय। जो समुच्चय के प्रकार हैं उसमें पहला टॉपिक है बेटा रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट या फिर नल सेट। रिक्त समुच्चय होता क्या बेटा? शब्द से भी पता चला, रिक्त, खाली। एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो, एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो रिक्त समुच्चय कहलाता है। क्या बेटा? एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव न हो रिक्त समुच्चय कहलाता है। एग्जाम्पल की बात करें बेटा, जैसे आपके पास लिखा हुआ है x सच दैट x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। x एक विषम संख्या है, x एक विषम संख्या है। तो देखते हैं बेटा ये कौन सा सेट है, रिक्त समुच्चय कैसे है? x सच दैट x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, x स्क्वायर बराबर 4, x बराबर प्लस माइनस 2। x के हमारे पास बेटा 2 मान आए, -2 और +2। और बेटा हम जानते हैं
कि जो संख्या 2 से विभाज्य नहीं होती हैं वे विषम संख्या होती हैं। -2 और +2 दोनों 2 से विभाज्य होते हैं, तो ये दोनों क्या नहीं है, ये विषम संख्या नहीं है। तो बेटा हम क्या पढ़ रहे थे, हमारे पास था रिक्त समुच्चय, जिसे कहते हैं एम्प्टी सेट या नल सेट। एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो, कोई भी अवयव ना हो, रिक्त समुच्चय कहलाता है। अब इन्हें हम बेटा फाई या फिर खाली ब्रैकेट बना देते हैं बेटा, है ना, फाई या फिर ब्रैकेट बना दीजिए, कर्ली ब्रैकेट मंझला कोष्टक, ठीक है। इन्हें फाई या ब्रैकेट से, खाली ब्रैकेट से क्या करते हैं बेटा, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है बेटा, प्रदर्शित करते हैं। पहला एग्जांपल, x सच दैट x² - 4 = 0, x एक विषम संख्या है, तो x² - 4 = 0, -4 इधर आ गया, प्लस का वर्गमूल लेंगे तो 4 का वर्गमूल प्लस -2, -2 और 2 कोई सा भी विषम नहीं होता है। अगर मैं इसे a से डिनोट करूं तो हमारे पास क्या आ गया, 5। ये किसका एग्जांपल है बेटा, रिक्त समुच्चय का एग्जांपल है, ठीक है बेटा। जैसे हमारे पास में b कोई सेट है, x सच दैट x बड़ा है x से और x बिलोंग्स टू n, x सच दैट x का मान x के मान से बड़ा है और x एक प्राकृतिक संख्या है। क्या ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या है जो अपने आप से बड़ी है? क्या बेटा अगर मैं एक प्राकृतिक संख्या लूं, क्या एक 1 से बड़ा हो जाएगा? कभी नहीं हो सकता बेटा। 2 2 से बड़ा हो जाएगा? कभी नहीं हो सकता बेटा। कोई भी संख्या, प्राकृतिक संख्या अपने आप से बड़ी थोड़ी होती है बेटा। तो ये किसका सेट हुआ हमारे पास में, रिक्त सेट। मतलब ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो अपने आप से बड़ी हो, जो अपने आप से बड़ी हो। तो ये क्या है बेटा हमारा, ये हमारा रिक्त समुच्चय है। चलते हैं बेटा तीसरे एग्जाम्पल की तरफ। जैसे हमारे पास है a इक्वल्स टू हम लेकर चले 2 4 6 8 एंड डैश डैश, या फिर आप समुच्चय निर्माण विधि में लिखना चाहिए बेटा, x सच दैट x एक विषम संख्या है तथा x² बराबर 16। x सच दैट x एक विषम संख्या है तथा x² बराबर 16। तो बेटा x² बराबर 16, x बराबर ±4, तो x के दो मान आए -4 और +4। क्या इनमें से कोई सी भी संख्या विषम है? नहीं है ना बेटा। हम इसे a से डिनोट करें तो a क्या बना हमारा 5। तो बेटा रिक्त समुच्चय समझ में आ गया आपको। एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो, कोई भी अवयव ना हो, और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, इसे हम 5 से या फिर खाली ब्रैकेट बना देते हैं, कर्ली ब्रैकेट, उससे प्रदर्शित किया जाता है। एग्जाम्पल भी आपको मैंने बताया। जैसे आपके पास पहला एग्जाम्पल था बेटा कि x सच दैट x² - 4 बराबर 0, तो x क्या है, एक विषम संख्या है। तो x² - 4 से x की वैल्यू निकालते तो -2 और प्लस का 2 आता है, जो कोई सा भी विषम संख्या नहीं है। तो अगर इसे हम a से डिनोट करें तो क्या बना बेटा, आपका रिक्त समुच्चय बनता है। अगर हम आगे बात करें बेटा दूसरे एग्जांपल की, b सच दैट x, b इक्वल्स टू x सच दैट x, जो x है वो x से क्या है, बड़ा है, ग्रेटर है, और x बिलोंग्स टू n, x प्राकृतिक संख्याओं को निरूपित करता है। क्या कोई भी प्राकृतिक संख्या अपने आप से बड़ी होती है? क्या एक जो प्राकृतिक संख्या वो अपने आप से बड़ी होगी? या मैं आपसे कहूं जो 4 है, क्या वो 4 से बड़ा होगा? नहीं होगा ना बेटा। तो इसलिए ये क्या है, ऐसा कोई भी अवयव नहीं है, ऐसी कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो जो b है हमारा, जो सेट है वो क्या है, 5 है, वो हमारा नल सेट है, एम्प्टी सेट है, रिक्त समुच्चय है। तीसरा बेटा x सच दैट x एक विषम संख्या है तथा x² बराबर क्या है, 16। तो यहां से भी x के कितने मान मिले, 2, एक -4 और एक +4। तो ये कोई सा भी हमारे पास क्या नहीं है, विषम संख्या नहीं है। तो अगर हम इसे a से डिनोट करें तो ये भी किसका एग्जाम्पल है बेटा, 5 का एग्जाम्पल है बेटा हमारे पास, ठीक है, रिक्त समुच्चय का। आगे बढ़ते हैं बेटा। नंबर 2 हमारे पास आता है बेटा एकल समुच्चय। एकल समुच्चय, सिंगलटन सेट, ठीक है बेटा। एक ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो, एक ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो, एकल समुच्चय कहलाता है। एक ऐसा समुच्चय जिसमें
केवल एक ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो, एक अवयव हो, एकल समुच्चय कहलाता है, एकल समुच्चय कहलाता है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं बेटा, a इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, एक्स एक प्राकृतिक संख्या, x क्या है बेटा, एक प्राकृतिक संख्या है। तो हम अगर बात करें बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर, एक्स स्क्वायर बराबर वर्गमूल लेंगे तो बेटा प्लस माइनस 3, एक्स के दो मान आए -3 और +3। जो -3 है वो प्राकृतिक संख्या को बिलोंग्स नहीं करता है और +3 क्या करता है बेटा, प्राकृतिक संख्याओं को बिलोंग्स करता है। तो जो ए सेट है उसमें सिर्फ एक ही नंबर आया 3। तो इसके अंदर कितने अवयव बेटा, एक अवयव है। तो एक किसका उदाहरण हुआ, एकल समुच्चय का। तो एक ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव होता है, एक ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव होता है, एकल समुच्चय कहलाता है। एग्जाम्पल की बात करें, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, एक्स एक प्राकृतिक संख्या है। तो बेटा जो एक्स है वो इसके क्या है, अवयव है, एलिमेंट है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, -9 पक्षांतर करा प्लस का 9, एक्स का मान निकालने के लिए क्या लिया, वर्गमूल, 9 का वर्गमूल होता है +-3, एक्स के दो मान आए -3 और +3। जो -3 है वो आपका पूर्णांक होता है, ऋणात्मक पूर्णांक, और जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो 1 2 3 4 5 जो काउंटिंग नंबर है वो हमारे वो होते हैं। तो -3 प्राकृतिक संख्या नहीं है और +3 क्या है, प्राकृतिक संख्या। तो सिर्फ एक संख्या आई हमारे पास, एक अवयव आया, तो ये हमारे पास क्या है बेटा, एकल समुच्चय है। आगे बढ़ते हैं बेटा दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 बराबर 0। ठीक है बेटा, x किसे डिनोट करता है बेटा, n को डिनोट करता है। तो हमारे पास बेटा ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 बराबर 6 के फैक्टर करेंगे, -6x प्लस x माइनस 6 बराबर में कितना बेटा, 0। चलिए बेटा x आ गया कॉमन, x माइनस 6 प्लस 1 x माइनस 6 बराबर में कितना, 0, x माइनस 6 x प्लस 1 बराबर 0। यदि x माइनस 6 बराबर 0 तो x बराबर 6 किसे बिलोंग्स करता है, n को बिलोंग्स करता है। यदि x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर कितना, -1, प्राकृतिक संख्या को बिलोंग्स नहीं करता है। अगर हम इस सेट को b से डिनोट करें तो हमारे पास सिर्फ एक अवयव आया और वो आया हमारा 6। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ बेटा हमारे पास में, ये एकल समुच्चय का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है बेटा, एकल समुच्चय का एग्जाम्पल है। चलिए बेटा इसके बाद नंबर 3 हमारे पास आता है परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय, तो परिमित समुच्चय बेटा, परिमित समुच्चय हो गया आपका फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, जो फाइनाइट सेट है वो हमारे पास क्या है, परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय क्या होता है बेटा, एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित है। एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित है, अर्थात हम उन अवयवों की गिनती कर सकते हैं। जिन अवयवों की गिनती की जा सकती है वो हमारे परिमित समुच्चय कहलाते हैं, फाइनाइट सेट कहलाते हैं। क्या बेटा, एक ऐसा समुच्चय, एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की, एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या, एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो। एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, अर्थात अवयवों की गिनती की जा सके, अर्थात अवयवों की गिनती की जा सके, गिनती की जा सके।
क्या कहलाता है बेटा? परिमित समुच्चय कहलाता है, परिमित समुच्चय कहलाता है। कहलाता है एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो अर्थात अवयवों की गिनती की जा सके, परिमित समुच्चय कहलाता है। एग्जाम्पल की बात करूं बेटा मैं, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या बेटा हम इन्हें गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो जैसे अगर हम इसे किससे डिनोट करें? n से, तो 1 2 3 4 5। तो बेटा 1 2 3 4 5 इन्हें हम गिन सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास ये क्या है बेटा? फाइनाइट सेट है। सभी को पता है ये 1 से 5 तक है बेटा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों का समुच्चय, सभी अक्षरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बेटा हम बात करें हमारे पास कितने? 26। अगर हम इन्हें ए से डिनोट करें तो स्मॉल a b c d डैश डैश कहां तक बेटा? yz तक। सभी को पता अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं बेटा? 26 अक्षर होते हैं। तो जो 26 अक्षर है हमारे पास में वो कैसे हैं बेटा? परिमित है बेटा। कैसे हैं बेटा? परिमित है। हम उन्हें गिन सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा? उन्हें हम गिन सकते हैं बेटा। जो परिमित समुच्चय होता है वो हमारा क्या है बेटा? एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो अर्थात अवयवों की गिनती की जा सके, परिमित समुच्चय कहलाता है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास नंबर 4, नंबर 4 हमारे पास है बेटा अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय यानी कि बेटा इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट। ठीक है बेटा। चलिए बेटा, ऐसे समुच्चय जो परिमित ना है, ऐसे समुच्चय जो परिमित नहीं है अपरिमित समुच्चय कहलाते हैं। ऐसे समुच्चय जो परिमित समुच्चय नहीं है अपरिमित समुच्चय कहलाते हैं। या फिर बेटा हम दूसरी परिभाषा बात करें, दूसरे शब्दों में कहें, एक ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की गिनती न की जा सके। ऐसे समुच्चय, ऐसे समुच्चय जिनके अवयवों की गिनती न की जा सके अर्थात गणना ना हो, सीमित ना हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? अपरिमित समुच्चय। क्या कहते हैं बेटा? अपरिमित समुच्चय। ऐसे समुच्चय जो परिमित समुच्चय नहीं है, ऐसे समुच्चय जो परिमित समुच्चय नहीं है अपरिमित समुच्चय कहलाते हैं। अपरिमित समुच्चय कहलाते हैं। कहलाते हैं। अथवा बेटा हम दूसरे शब्दों में बात करें, एक ऐसा समुच्चय, एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या, एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित न हो। एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित न हो अर्थात अवयवों की गिनती न की जा सके। एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित न हो अर्थात अवयवों की गिनती न की जा सके अपरिमित समुच्चय कहलाता है। अपरिमित समुच्चय कहलाता है। एग्जाम्पल की बात करो बेटा, सभी प्राकृतिक संख्याओं का
समुच्चय समूह। ठीक है बेटा, तो सभी प्राकृतिक संख्या n से डिनोट करेंगे, 1 2 3 4 और ये आपका बेटा डैश डैश। अब ये अनंत तक है बेटा, इन्फिनिटी तक है, हम इनकी गिनती नहीं कर सकते। ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की गिनती न की जा सके, अर्थात जो संख्या है वो सीमित ना हो, उन्हें हम कहते हैं अपरिमित समुच्चय। आगे बढ़ते हैं बेटा एग्जाम्पल की तरफ। सभी सम संख्याओं का समुच्चय, सभी सम संख्याओं का समुच्चय बेटा। तो सम संख्याओं का समुच्चय ई से डिनोट करें तो क्या बनेगा बेटा, 2 4 6 8 10 डैश डैश। तो ये भी क्या है हमारे पास बेटा, अपरिमित समुच्चय। सभी विषम संख्याओं का, सभी विषम संख्याओं का समुच्चय बेटा। अगर ओ से डिनोट करें 1 3 5 7 डैश डैश, क्या है बेटा ये हमारे पास में, ये भी हमारे पास में अपरिमित समुच्चय का उदाहरण है बेटा। हम बात करें बेटा सभी अभाज्य संख्याओं का समूह समुच्चय, तो क्या है बेटा हमारे पास में, अगर हम इन्हें बी से डिनोट करें या हम इन्हें पी से डिनोट कर सकते हैं, प्राइम नंबर्स बेटा, तो हमारे पास क्या बनेगा बेटा, 2 3 5 7, ये सब हमारे पास क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है बेटा हमारे पास में, अभाज्य संख्या। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट है समान समुच्चय। समान समुच्चय यानी कि बेटा इक्वल सेट। ठीक है बेटा, समान समुच्चय बेटा, यदि हमारे पास दो परिमित समुच्चय हैं बेटा, यदि ए और बी दो परिमित समुच्चय हैं, यदि ए और बी दो परिमित समुच्चय हैं, ए और बी क्या बेटा, दो परिमित समुच्चय हैं, ए और बी दो परिमित समुच्चय हैं तथा समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में तथा समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में है, तो ए और बी समान समुच्चय कहलाते हैं। ए और बी समान समुच्चय कहलाते हैं। क्या बताया बेटा आपसे, यदि ए और बी दो परिमित समुच्चय हैं, ए और बी क्या बेटा, दो परिमित समुच्चय हैं, यदि समुच्चय ए का, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में तथा समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में है, तो ए और बी समान समुच्चय कहलाते हैं। इसे ए इक्वल बी, ए बराबर बी से प्रदर्शित करते हैं, ए बराबर बी से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम बात करें बेटा एग्जाम्पल की, जैसे हमारे पास ए कोई सेट है और ए सेट है 1 2 3 4 और बी हमारे पास सेट है 2 4 1 3, तो बेटा अगर आप ध्यान दोगे तो ए में 4 अवयव है 1 2 3 4 और बी भी इन्हीं 4 अवयवों से मिलकर बना है, तो ए और बी कैसा है बेटा, समान है। ए का जो प्रत्येक अवयव है 1 ये रहा बेटा, 2 ये रहा, 3 ये रहा, 4 ये रहा, ए का प्रत्येक अवयव बी में है और बी का प्रत्येक अवयव किस में बेटा, ए में है, ए का बी में और बी का ए में। क्या बताया बेटा, ए और बी दो परिमित समुच्चय हैं। परिमित समुच्चय अभी हमने पढ़ा बेटा, जिनके अवयवों की संख्या निश्चित होती है, गिनती की जा सकती है। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव
समुच्चय बी में तथा समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में है तो ए और बी समान समुच्चय कहलाते हैं और इन्हें हम बेटा ए बराबर बी से प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल में जैसे 1 2 3 4 और ये आपका बेटा ए बराबर बी। अगर बेटा मैं दूसरे एग्जाम्पल की बात करूं तो ए हमारे पास है बेटा 2 और 3। ए में हमारे पास क्या बेटा 2 और 3। अगर हम मैं बात करूं बेटा आपसे बी हमारे पास कोई सेट है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और बराबर में 0। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, ये हमारे पास कोई सेट है। तो बेटा हम कैसे कहें कि ये समान समुच्चय हैं? हम इस बात को कैसे कहें कि ये हमारे पास में समान समुच्चय है? एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो बेटा हमें सबसे पहले क्या करना होगा? फैक्टर करना होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3x प्लस 6 बराबर में कितना बेटा 0। ठीक है बेटा, हमारे पास है 6 के फैक्टर और हमें ऐड करके क्या लेके आना बेटा? ऐड करके लेके आना हमें 5, 2 और 3 होते हैं 5। कॉमन लेंगे बेटा, x कॉमन आ गया, x माइनस 2 माइनस 3 कॉमन, x माइनस 2 बराबर 0, x माइनस 2 x माइनस 3 बराबर में 0। यदि x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर 2, यदि x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर कितना 3 बेटा। तो हमारे पास जो बी सेट है, बी सेट में आया बेटा 2 और 3। ए में क्या अवयव थे बेटा 2 और 3 और बी में क्या बेटा 2 और 3। तो हमारे पास जो ए और बी है, ए और बी दोनों कैसे हैं बेटा? समान है। समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी में है और समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव ए में है, तो ए और बी दोनों क्या है बेटा? दोनों समान समुच्चय हैं। तीसरा एग्जाम्पल देख सकते हो बेटा, जैसे आपके पास मैं बात करूं, हमारे पास है -3 और ये आपका 3। क्या बेटा? -3 और ये आपका 3। और बी सेट हमें कोई दिया गया है, बी सेट हमारे पास है एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। ठीक है बेटा, तो हमसे ही क्या कहता है बेटा कि दोनों समान समुच्चय हैं। अब समान समुच्चय कैसे हैं बेटा? ध्यान दीजिए, हमारे पास बी सेट में दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, एक्स स्क्वायर बराबर 9, वर्गमूल लेंगे बेटा तो प्लस माइनस, तो प्लस माइनस 9 का आ गया 3, एक्स के दो मान आए, एक -3 और एक +3। तो हमारे पास बी सेट क्या बना? बी सेट बना -3 और ये आपका 3। ए में भी 2 अवयव, बी में भी ये 2 अवयव हैं, तो ए और बी क्या है बेटा? समान समुच्चय। ए और बी क्या बेटा आपके? समान समुच्चय। आप अपना नंबर 4 एग्जाम्पल देख सकते हो। ए में हमारे पास क्या बेटा? ए कोई सेट है जिसमें 0 -2 और +2 तीन अवयव आप हमें दिए गए हैं। और बी कोई सेट है एक्स सच दैट एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। तो चलिए बेटा ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4 की मैं बात करूं तो इसे 4 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से एक बार प्लस और एक बार माइनस, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 बराबर 0। चलिए अब जितने भी फैक्टर होते हैं सभी को 0 के बराबर रखते हैं बेटा। तो पहला एक्स बराबर 0, एक्स प्लस 2 बराबर 0, एक्स बराबर -2, यदि एक्स माइनस 2 बराबर 0, एक्स बराबर 2। तो बी में भी क्या अवयव आए हमारे पास? 0 -2 और ये 2। तो ए में भी 0 -2 और इसमें भी, तो ए और बी क्या है बेटा? समान समुच्चय है। समान समुच्चय यदि ए और बी 2 परिमित समुच्चय हैं जिनके अवयवों को हम गिन सकते हैं, गिनती कर सकते हैं, सीमित होते हैं, वो परिमित होते हैं। और यदि ए और बी 2 समुच्चय परिमित हैं और ए समुच्चय के प्रत्येक अवयव बी में हो और बी समुच्चय का प्रत्येक अवयव ए में हो तो समान समुच्चय कहलाते हैं। उनके आधार पर ये 4 एग्जाम्पल थे। आगे बढ़ते हैं बेटा, हमारे पास है बेटा समतुल्य समुच्चय। समतुल्य समुच्चय
समतुल्य समुच्चय। ठीक है बेटा, क्या होता है बेटा, यदि ए और बी दो परिमित समुच्चय हैं और समुच्चय ए में अवयवों की संख्या समुच्चय बी में अवयवों की संख्या के समान है, बराबर है, तो ए और बी समतुल्य समुच्चय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, समतुल्य समुच्चय कहलाते हैं। यदि ए और बी दो परिमित समुच्चय हैं, यदि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या समुच्चय बी में अवयवों की यदि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या समुच्चय बी में अवयवों की संख्या के समान है, यदि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या समुच्चय बी में अवयवों की संख्या के समान है, तो ए और बी समतुल्य समुच्चय कहलाते नंबर ऑफ ए बराबर होना चाहिए नंबर ऑफ बी। अगर समुच्चय ए में अवयवों की संख्या समुच्चय बी में अवयवों की संख्या के बराबर है तो कौन से होते हैं बेटा, समतुल्य समुच्चय होते हैं। अगर बेटा एग्जाम्पल की बात करें, ए हमारे पास है 1 2 3 4 5, बी हमारे पास है ए ई आई ओ यू, तो समुच्चय में कितने अवयव हैं बेटा 5 और समुच्चय बी में भी कितने अवयव हैं बेटा 5, यानी कि नंबर ऑफ ए बराबर है नंबर ऑफ बी बराबर किसके बेटा 5 के। दोनों में अवयवों की संख्या कैसी है बेटा, समान। हमें अवयव नहीं देखने हैं, अवयवों की संख्या देखनी है, अवयवों की काउंटिंग देखनी है कि हमारे पास कितने हैं। तो यदि ए और बी दो परिमित समुच्चय हैं और यदि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या समुच्चय बी में अवयवों की संख्या के समान है, तो ए और बी आपके समतुल्य समुच्चय कहलाते हैं। यानी कि नंबर ऑफ ए बराबर होना चाहिए नंबर ऑफ बी, ए में अवयवों की संख्या बी में अवयवों की संख्या के समान होनी चाहिए। तो जैसे हमने एग्जांपल में देखा, हमारे पास ए बराबर 1 2 3 4 5 और बी है ए ई आई ओ यू, तो हमारे पास बेटा ए में कितने अवयव है 5 और बी में कितने अवयव है 5, तो नंबर ऑफ ए बराबर है नंबर ऑफ बी, कितने के बराबर है 5 के। तो दोनों में अवयवों की संख्या समान है, तो ए और बी क्या है हमारे समतुल्य समुच्चय हैं। क्या बेटा, समतुल्य समुच्चय। अगर मैं दूसरे एग्जांपल की बात करूं, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समूह, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समूह। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या बेटा अगर हम इन्हें बी से डिनोट करें तो 1 2 कहां तक बेटा 10 तक। और मैं आपसे कहूं प्रथम 10 सम संख्याओं का समूह, प्रथम 10 सम संख्याओं का समूह। तो 10 संख्या बेटा सम, अगर हम इन्हें ई से डिनोट करें तो हमारे पास क्या बनेगा बेटा 2 4 6 8 10 12 16 और ये आपका 20, ये आपका बेटा 20 प्रथम 10 सम संख्याओं का समूह। तो ये 10 आपके पास नंबर ऑफ बी बराबर है नंबर ऑफ ई के, और दोनों कितने हैं बेटा, दोनों ही हमारे पास में 10 हैं। तो ए और बी जो हमारे पास समुच्चय हैं वे दोनों समतुल्य समुच्चय हैं। जैसे मैं बात करूं बेटा एग्जांपल नंबर 3, ए कोई सेट है जिसमें आपके पास है -2 और +2, बी कोई सेट है x such that x² - 16 बराबर 0। ठीक है बेटा, तो अब बी में देखते हैं बेटा हमारे पास x² - 16 बराबर 0,
एक्स स्क्वायर बराबर 16, एक्स बराबर प्लस माइनस वर्गमूल 16, एक्स बराबर प्लस माइनस 4। तो जो बी सेट है उसमें हमारे पास दो अवयव आए, -4 और +4। तो ए और बी में दोनों में अवयवों की संख्या कैसी है, समान है। नंबर ऑफ ए बराबर है नंबर ऑफ बी के। तो ए और बी किसके उदाहरण है बेटा, दोनों एग्जाम्पल है आपके समतुल्य समुच्चय के। इसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास आता है विसंगित समुच्चय। विसंगित समुच्चय यदि ए और बी दो समुच्चय हैं, यदि ए और बी दो समुच्चय हैं तथा समुच्चय ए और बी में, यदि ए और बी दो समुच्चय हैं तथा समुच्चय ए और बी में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ ना हो, कोई भी अवयव उभयनिष्ठ ना हो, तो ए और बी विसंगित समुच्चय कहलाते हैं। विसंगित समुच्चय कहलाते हैं। क्या कहता है बेटा, यदि ए और बी दो समुच्चय हैं, ए और बी दो समुच्चय हैं तथा समुच्चय ए और बी में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ ना हो, कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है, कोई भी कॉमन नहीं है, तो ए और बी क्या कहलाते हैं बेटा, विसंगित समुच्चय कहलाते हैं। जैसे हम उदाहरण की बात करें, ए हमारे पास सेट है ए बी सी डी और बी हमारे पास सेट है 1 2 3। तो इसमें अगर हम बात करें ए और बी में कोई भी अवयव कॉमन नहीं है, एक जैसा नहीं है, इंटरसेक्शन बी बराबर 5। अगर इन्हें जो प्रदर्शित करते हैं हम वो किससे करते हैं, इंटरसेक्शन बी बराबर 5 होता है, जो विसंगित समुच्चय होते हैं। ए और बी कोई दो समुच्चय हैं और यदि समुच्चय ए में और बी में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है, कॉमन नहीं है, एक जैसा अवयव कोई भी नहीं है, तो वहां हमारे पास जो दोनों सेट होते हैं वो विसंगित समुच्चय कहलाते हैं। अगर बात करूं मैं बेटा दूसरे एग्जाम्पल की, जैसे ए हमारे पास कोई सेट है एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 और बी हमारे पास कोई सेट है 4 5 6। तो ए की अगर हम बात करें एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, एक्स स्क्वायर बराबर 9, तो एक्स बराबर प्लस माइनस 3, एक्स बराबर प्लस माइनस 3। तो ए में हमारे पास क्या बना, -3 और ये आपका +3, ये 4 5 6। तो ए और बी में कोई भी अवयव कॉमन नहीं है, जो उनका कॉमन है वो 5 क्या होता है बेटा, 5 होता है रिक्त। हमने क्या पढ़ा था, वो होता है रिक्त होता है। जब कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं हो तो वो सेट होता है रिक्त समुच्चय। क्या होता है बेटा, वो रिक्त समुच्चय, जिसे हम 5 से डिनोट करते हैं। तीसरे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें बेटा, तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, जैसे हमारे पास ए 2 4 6 8 डैश डैश, बी हमारे पास कोई सेट है 1 3 5 7 डैश डैश। तो इनमें भी क्या है बेटा, कोई भी अवयव कॉमन नहीं है। अगर मैं बात करूं बेटा, तो इसे हम अगर गुण विधि से लिखें तो ए बराबर, मतलब इसे ये एग्जाम्पल को हम ऐसे भी समझा सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स एक सम संख्या है, एक्स सच दैट एक्स क्या है बेटा, एक सम संख्या है। बी क्या है, एक्स सच दैट एक्स एक विषम संख्या है। क्या है बेटा, विषम संख्या है। तो अगर हम बात करें बेटा, ए और बी में सम और विषम में कोई भी कॉमन नहीं होता है, तो ये क्या कहलाएंगे बेटा, हमारे पास में विसंगित समुच्चय। क्या होंगे बेटा, विसंगित समुच्चय। बेटा हमने समुच्चय, उसका निरूपण, दोनों विधियां और समुच्चय के प्रकार पढ़े हैं। अब मिलते हैं हम आपसे बेटा एक्सरसाइज नंबर 1 के साथ। जब तक आपको नमस्कार।